भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी, आपको भी हमारा नमस्कार। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और ममता जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या बात है सोनाली, आज तो बड़ी अच्छी लग रही, बहुत जच रही है। ये कान के बुंदे, बिंदी और हाथ में मेहंदी और वो रिंग बड़ी अच्छी लग रही है, और दुपट्टा सूट भी बड़ा प्यारा लग रहा है, और मुस्कुराहट भी बड़ी अच्छी लग रही है। आप भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। रुकिए 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 ममता जी, शुरुआत में जब आपने तारीफ की तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, पर आपने जैसे तारीफ की झड़ी लगा दी तो मैं समझ गई कुछ गड़बड़ जरूर है। बस हम यही तो जानना चाहते थे, परखना चाहते थे कि जरूरत से ज्यादा तारीफ कैसी लगती है। कई बार जरूरत से ज्यादा तारीफ ना अटपटी सी लगने लगती है। ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला या तो तारीफ नहीं कर रहा है, या तो कुछ जरूरत से ज्यादा विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, या कुछ चाहत रखता है। अब चाहत क्या रखेंगे, बस यही कि हम 4 बजे यहाँ से निकलेंगे स्टूडियो से और चाय पियेंगे एक साथ मिलके। हाँ, तो ये कहने का हमारा आशय था कि भाई जरूरत से ज्यादा तारीफ न करें। कितनी तारीफ कब करनी चाहिए, किस मद पर, और सही तारीफ करनी चाहिए, ये आज का हमारा विषय है। इसलिए हमने इस पर फोकस किया। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि श्रोता अपने अनुभव लिखे कि किसी ने आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ की तो आपने क्या जवाब दिया, और आपने कभी किसी की तारीफ की तो सामने वाले ने क्या जवाब दिया। और आपकी तारीफ किसी ने की तो आपको कैसा लगता है, और आप तारीफ में कंजूसी करते हैं या तारीफ करते हैं, है ना? और तारीफ से कहीं सामने वाला ऐसा तो नहीं फूल कर कुप्पा हो जाए। और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ सुनने के बाद क्या होता है, इंसान जो बहुत ऊंचाई पर रहता है फिर ढलान की ओर जाने लगता है। ये नहीं होना चाहिए। खासकर बच्चों में वैसी आदत होती है कि हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, और जब सामने वाले ने तारीफ नहीं की तो वो परेशान हो उठते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि हमारे मम्मी पापा तो इतनी तारीफ करते हैं और इनके घर में तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा है कोई, है ना? तो और आज के और भी खास दिन है। आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, साथ ही साड़ियों की दुनिया, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और आज का जो हमने प्रकार चुना है साड़ी का, वो है माहेश्वरी साड़ी। तो उस विषय पर भी हमारे बहुत सारे श्रोता कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं, हमारी सखियां लिखकर भेज रही हैं। और जब साड़ी पहनकर महिलाएं आती हैं तब तो तारीफ जरूर बनती है। तारीफ सुनती भी हैं, तारीफ करती भी हैं जी। और आज हम सखी विशेष में कन्नड़ लोक गायिका सुक्री बोम्मा गौड़ा को भी हम याद करेंगे। और सिर्फ तारीफ के बारे में ही श्रोताओं की टिप्पणियों के हमें इंतजार नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर भी कि वो आज के इस मौके पर उन्होंने विज्ञान पढ़ा है, या विज्ञान से डर लगता है, या विज्ञान के बारे में कोई नई खोज के बारे में जानकारी है, उनके बच्चे विज्ञान की ओर अग्रसर कर रहे हैं, किसी खोज के बारे में वो उनसे कहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, ये भी लिख भेजे हमें। ममता जी, आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और प्रतिवर्ष 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी NCSTC ने भारत सरकार को इस दिन को मनाने की सिफारिश की। जी, वर्ष 1928 में भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने फोटॉन के बिखराव की घटना की खोज की, जिसे बाद में रमन प्रभाव के रूप में जाना गया। और वर्ष 1930 में सीवी रमन को इसी उल्लेखनीय खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच विज्ञान के महत्व को समझाना है। इस दिन स्कूल और कॉलेजेस में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस बार यानी वर्ष 2025 की थीम है कि उन्नत भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी टिप्पणी लिख भेजी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीवी रमन ने विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसिस एंग्लो इंडियन हाई स्कूल और उस समय के मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बैचलर्स डिग्री ली थी, और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से मास्टर्स डिग्री ली थी, और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी इन्होंने दी है जी। और एक श्रोता ने लिखा है कि विश्व विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता
जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन वो सीवी रमन ने कोलकाता में रमन प्रभाव की खोज की थी। और विश्व विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम है भारत में विकास, विज्ञान के विकास के लिए युवा, और ये दिन वैज्ञानिकों को पुरस्कार भी प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। हमारी एक सखी लिखती हैं कि सब विषय रोचक है, विज्ञान दिवस की शुभकामनाएं। विज्ञान ने हमको आपस में जोड़ा है, दूर दूर को देख पाना, सुन पाना, आना जाना, खाना बनाने, ऑर्डर से मंगवाने, ओ हो सारी दिनचर्या में ही विज्ञान है। बिल्कुल सही बात है। अगर विज्ञान न होता तो आज हम ये इस तकनीक से कैसे जुड़ते जो हम सीधे अपने श्रोताओं की टिप्पणियां देख रहे हैं। ऐसे विज्ञान की तमाम खोज है जिसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रगति कर रहे हैं। तो हम ये भी कह रहे हैं हमारे श्रोता, अगर कहीं उनके घर में कोई बच्चा उनका वैज्ञानिक बनना चाहता है या उनके इर्द गिर्द किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी खोज की है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं विविध भारती की फेसबुक पेज पर। जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। और हमारे एक साथी लिखते हैं, ममता जी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के पीछे मकसद है लोगों के बीच विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग के संदेश को फैलाना, विज्ञान से होने वाले फायदों के प्रति समाज में जागरूकता लाना, वैज्ञानिक सोच पैदा करना, उन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में करियर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए नए विचारों को बढ़ावा देना है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने और लिखा है कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना शामिल है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार इस थीम का मकसद भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाना और युवाओं को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। सोनाली जी, इतनी सारी तारीफ हमने आपकी की थी शुरू में, थोड़ी तारीफ मेरी भी तो कर दीजिए आप। वही ममता जी, आपकी तारीफ के तो हमेशा पुल बांधती हूँ मैं। बस। मेरी तारीफ नहीं, गानों की तारीफ कीजिए, श्रोताओं की टिप्पणियों की तारीफ। और हम बात कर रहे थे सोनाली जी तारीफ की, कि जब हम तारीफ या प्रशंसा करते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों को खुराक मिलती है। लोग अगर सचमुच प्रशंसा के पात्र हैं तो उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है, अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। और सचमुच तारीफ करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है ना ममता जी कि तारीफ करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं कि नहीं, तारीफ करते भी है पर उस व्यक्ति के सामने नहीं करते हैं, उसके पीठ पीछे बोलेंगे कि भाई हाँ बहुत अच्छे हैं इसके गुण ये, पर अगर सामने जब हम तारीफ करते हैं तो उस व्यक्ति के मनोबल में 100 गुना वृद्धि हो जाती है। तो हमें तारीफ करना चाहिए। लेकिन जो एक बात है यहाँ पर कि अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से तारीफ करते हैं किसी के सामने नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीठ पीछे, तो कहीं न कहीं से घूम के तारीफ पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि वो तरीका ज्यादा अच्छा होता है। नहीं, पर पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि आपने जिसके पास तारीफ की, अगर वो नहीं चाहता है कि उसकी तारीफ हो तो बताएगा ही नहीं आगे जाके। बड़ा पेचीदा मामला है, तो इसलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक श्रोता की टिप्पणी शामिल कर देते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। हमारी एक सखी, इन्होंने लिखा है कि तारीफ बहुत शक्तिशाली चीज है, अपनी तारीफ भला किसे नहीं सुहाती, तारीफ हमें आत्मविश्वास से भरती है। गृहिणी जो रोज रोज के कार्य करते करते ऊब जाती है, किसी खास के द्वारा की गई तारीफ से वो अपने दिनचर्या में ऊर्जा से भर उठती है। जब कोई आपकी तारीफ कर रहा हो तो मन को हमेशा सम पर रखें। हमें अपने विवेक से इतना तो पता चल ही जाता है कि ये तारीफ सच में हो रही है या कहीं इसमें चापलूसी तो मिश्रित नहीं। मैं कभी भी किसी की झूठी तारीफ नहीं करती, क्योंकि झूठी तारीफ में चापलूसी साफ नजर आने लगती है। सच्चे दिल से कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि तारीफ जब चापलूसी का रूप ले ले तो आपको समझ में भी आ जाता है और वो तारीफ अच्छी भी नहीं लगती। थोड़ी देर बाद बोरियत होने लगती है, ऊब होने लगती है, क्या हर बार ये एक ही तरह की बात करते हैं या करती हैं, अच्छा नहीं लगता है। वो समझ में आ जाता है कि इन्हें बस चापलूसी करने की आदत है और इन्हें कुछ चीज हमसे चाहिए, कोई फायदा जरूर हमसे चाहते, इसलिए हमारी इतनी तारीफ करते। कभी कोई बिना किसी फायदे के भी तारीफ करते आदतन। हाँ। कुछ लोगों के स्वभाव में होता है कि सामने वाले की तारीफ के गुणगान करते रहो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि कई बार हमारे आसपास के कुछ लोगों का बात करने का लहजा ही कुछ ऐसा होता है कि वो अकारण ही हमारी तारीफों के पुल बांध देते हैं, अपनी बातों से मन को मोह लेते हैं। अब इसको खुशामदी तो नहीं कहा जा सकता, ये उनका हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम भी हो सकता है ना। हर किसी को
अब शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। देखो इन्होंने जवाब दे दिया हमारी बात का कि हर किसी को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए, भाई कोई सचमुच भी तारीफ करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे प्रामाणिक तारीफें वे होती हैं जो व्यक्तिगत और ईमानदार लगती हैं। ये कहने की बजाय कि ये ड्रेस बहुत प्यारी है, कुछ ऐसा कहें आपके स्टाइल की समझ बहुत अच्छी है। ये बात भी सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि तारीफ सिर्फ ड्रेस या चेहरे की मुस्कुराहट की नहीं की जानी चाहिए, गुणों की करनी चाहिए, गुणों की काम की भी होनी चाहिए। कि मान लीजिए आप कहीं दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या घर पे भी काम कर रहे हैं, तो जो आपके काम की गुणवत्ता है उस काम की तारीफ की जानी चाहिए, न कि आपकी। जी। एक हमारे साथी लिखते हैं कि लाइक करना भी क्या तारीफ में आता है। एक युवा लड़की ने बताया कि मैंने 1-2 दफ़ा सोशल मीडिया पर किसी लाइक कर दिया, बस वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और उनका कहना था कि जब मैं पसंद नहीं हूँ तो आपने मुझे लाइक क्यों किया। भैया मैं भी यही बात करना चाहूँगा कि आपका विषय वस्तु अच्छा लगा, हमें आपके विचार अच्छे लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे जो उम्मीद करते हैं वह सब कुछ मैं करूँ। अच्छी चीज़ के लिए तारीफ के 2 शब्द कहना भी शिष्टाचार में आता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार लोग कटसी में भी करते हैं। हालांकि जो सोशल मीडिया का लाइक है वो तो बड़ा अजब है, उसमें तो कई बार लाइक नहीं करते हैं तो भी लाइक का ही ऑप्शन आता है। तो वो मजबूरी होती है, वो अलग ही बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तारीफ करना एक कला है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिससे तारीफ न भाती हो। बच्चे जब परीक्षा में अच्छे नंबर पाते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए, इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। और बीवी ने अगर खाना अच्छा बनाया है, ऐसा कोई काम किया है या कभी ने किया हो तो तारीफ करना चाहिए। तारीफ खुले मन से होनी चाहिए। यहाँ पर बीवी ने अच्छा खाना बनाया हो के साथ मैं ये भी जोड़ रही हूँ कि अगर आपके पतिदेव ने भी अच्छा खाना बनाया है तो भी तारीफ कीजिए, क्योंकि घर में जब आप दोनों रहते हैं तो दोनों को मिलजुल कर खाना बनाना चाहिए ना। बीबी के लिए थोड़ी ना कोई कैटेगराइज थोड़ी ना यानी उन्होंने भी कुछ बनाया है, भले ही बहुत आपकी तरह बहुत अच्छा ना बनाया हो, पर तारीफ करना चाहिए कि नहीं ये इसमें ऐसा होता तो और भी अच्छा बन जाता, पर आपने जो कोशिश की बहुत अच्छी की है। नहीं तो पत्नियों को आदत होती है ना, कुछ बनाया तो भाई बनाया कितना सारा उसमें सामान फैला दिया, कितनी गंदगी कर दी, यहाँ पे ठीक से काम नहीं किया है, तो फिर वो पतिदेव जो होते अगली बार करने ही नहीं जाते कि चलो भाई। और कई बार आपको तोहफा मिलता है तो उस तोहफे की भी तारीफ कीजिए। और अगर तारीफ नहीं की जाती है, उसमें मीन मेक निकाला जाता है, तो अगली बार पता चला कि तोहफा ही नहीं मिलेगा। सोनाली जी, हमें लगता है आप श्रोताओं की टिप्पणियों में डूबी हुई हैं। अब मुझे एक बार फिर आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। ममता जी, वैसे मैं भी आपकी तारीफ करती कि आपकी लेखनी को सलाम, इतनी सुंदर आपकी जो लेखनी है वो पढ़ के ही हम ऊर्जावान खुद को महसूस करते हैं। लेकिन अभी तो फिलहाल श्रोताओं की लेखनी पर हम उसकी तारीफ कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे एक सखी है, मैं श्रोता लिखते हैं कि तारीफ से इंसान को खुशी तो बहुत मिलती है, बस तारीफ झूठी ना हो। वैसे छोटे बच्चों की तारीफ हम कभी कभी यूं भी कर देते हैं ताकि वे और अच्छा काम करें। बात तारीफ की हो रही तो भाई हम तो हर उस इंसान की तारीफ करते हैं जो अच्छा काम करता है, बल्कि उसकी भी जो करना तो चाहता है पर किसी कारण से नहीं कर पाता, उसकी भी, भले ही कोई छोटे से छोटा काम भी करता हो, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों की तारीफ जब करते हैं तो प्रोत्साहन के लिए तो जरूर कीजिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बच्चों की तारीफ, कई बार घर पे मेहमान आते हैं और हम अपने बच्चों की प्रदर्शनी लगा देते हैं बाकायदा तारीफ में कि देखो मेरे बेटे में, मेरी बेटी में ये गुण है, वो ऐसे करती है, वैसे करता है, तो वो कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो फिर उनकी जो प्रगति होती है रुक जाती है, जो गुण होते हैं वो गुण कम होने लगते हैं। यानी किसी भी चीज के अति ठीक नहीं है, बस हमें हर चीज सीमित में करना चाहिए, फिर वो तारीफ ही क्यों ना हो। ये बात हमारे श्रोता ने भी देखिए लिखी है, लिखा है कि बहुत बार हम अपने बच्चों के किसी चीज की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अतिशय तारीफ बच्चों को सच्चाई से दूर ले जाती है। जब वे नासमझ हैं तो आप उसे कहते हैं मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है, पर बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उसे सच्चाई बताइए, और सच्चाई के साथ ही बताइए कि तुम जैसे भी हो हमें पसंद हो, और हमारी पसंद के लिए, हमारी खुशी के लिए और कुछ अच्छा करोगे तो प्रशंसा भी तुम्हारी होगी, तारीफ भी तुम्हारी होगी और हमें खुशी भी। हमारे एक साथी लिखते हैं तारीफ कब, कितनी और किसकी, एक बहुत ही रोचक विषय है। हम अक्सर ही तारीफ प्रिय होते हुए सामने वाले से अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। इसके पीछे लोग तर्क देते हैं कि इसमें कार्यकुशलता में इजाफा हुआ करता है। कुछ हद तक स्वाभाविक है, किंतु यदि वो उसके योग्य हो तब
तब कभी कभी केवल दाल में नमक के समान ही अपेक्षित है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रक्तचाप की बीमारी में अत्यंत ही अल्प नमक स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से ही दिया करते हैं, उसी तरह तारीफ भी योग्यता परक और केवल प्रोत्साहित होने हेतु ही होना चाहिए, अन्यथा अहंकार के अतिरेक की बीमारी का होना अवश्य है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि संसार में कोई भी तारीफ के काबिल है तो वो केवल परमात्मा की कृपा ही है, जिसके बदौलत हम लोग अपने जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है, पर कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो सचेत हो जाइए और खुद सोचिए कि क्या मैं इस प्रशंसा के लायक हूँ, क्योंकि अधिक तारीफ में प्रशंसा कम, चाटुकारी ज्यादा होती है। मिलजुल कर हमारे सारे श्रोता उसी बात को लिख रहे हैं। एक साथी कहते हैं कि तारीफ के कई रूप होते हैं। जब सामने वाले के किसी अच्छे कार्य के लिए उसकी सच्ची सराहना की जाए तो मानो तारीफ के दो मीठे बोल उस सराहनीय पात्र के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, उसे और भी अधिक प्रोत्साहित करते हैं। मगर यही तारीफ मीठा जहर भी साबित हो जाती है अक्सर उनके लिए जो किसी गलत कार्य या किसी गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर किसी को तारीफ पसंद होती है ना, ये सुनना अच्छा लगता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। तारीफ पाना जितना प्यारा लगता है उतनी ही ज़रूरी है आप अपनी तारीफों को दूसरे के साथ साझा करने के मौके तलाशें। तारीफें सिर्फ अच्छे खोखले शब्द नहीं हैं जो हम एक दूसरे से कहते हैं, वे उन खास कारणों को साझा करने का एक तरीका है जिनकी वजह से हम दूसरों को महत्व देते हैं और अपने रिश्तों में उन्हें अपने करीब लाते हैं। एक अच्छी तारीफ देने की कुंजी दूसरे लोगों की अनोखी अद्भुत चीज़ों को नोटिस करना है। और भी बहुत सारी बातें लिखी है यहाँ पर। एक बात ये कहना भी ज़रूरी है सोनाली कि जब हम तारीफ करते हैं जिसकी, तो हम अपनी तारीफ सुन लेते हैं, लेकिन तारीफ के साथ साथ आलोचना सुनने का मादा भी होना चाहिए कि फला व्यक्ति ने मेरी तो तारीफ की थी फला दिन, लेकिन जब आलोचना करे तो तुरंत चेहरा बिगड़ जाता है, तुरंत आपके दिल को धक्का लग जाता है, अरे उसने तो हमें इतनी बुरी बात कह दी, मेरी तो बुराई कर रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको आलोचना भी उतनी ही सद्भावना और आत्मीयता से लेना चाहिए। हमारे एक साथी लिखते हैं, तारीफ, बढ़ाई, प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनना सभी को अच्छा लगता है, पर कोई आपकी प्रशंसा बहुत ज्यादा कर रहा है तो सचेत हो जाइए और खुद सोचिए कि क्या मैं इस प्रशंसा के लायक हूँ, क्योंकि अधिक तारीफ में प्रशंसा कम, चाटुकारिता ज्यादा होती है। सही बात है। और किसी ने, श्रोता ने लिखा है कि तारीफ करने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कभी भी झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए, न ही उसे सुनकर खुश होना चाहिए। तारीफ वैसे भी अहंकार को बढ़ावा देती है। और हमारे बहुत सारे साथी इस विषय में लिख रहे हैं कि तारीफ सिर्फ अच्छे खोखले शब्द नहीं है जो हम एक दूसरे से कहते हुए उन खास कारणों को साझा करने का एक तरीका है जिनकी वजह से हम दूसरों को महत्व देते हैं और अपने रिश्तों में उन्हें अपने करीब लाते हैं। एक अच्छी तारीफ देने की कुंजी दूसरे लोगों की अनोखी अद्भुत चीज़ों को नोटिस करना है, उन्हें यथासंभव सबसे खास और वास्तविक तरीके से साझा करना है। यहाँ एक आसान गाइड है कि कैसे प्रामाणिक तारीफें तैयार की जाए जो खुशी फैलाए और आपके जीवन में लोगों को यह एहसास दिलाए कि वे एक तरह के व्यक्ति हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी फिल्मों में एक मशहूर गाना है, तारीफ करूं क्या जिसकी, तो ये गाना हम पहले सुनवा चुके हैं। कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है। इन्होंने आगे लिखा है कि किसकी जिसने तुझे बनाया। आजकल तारीफ करना भी कभी कभी मक्खनबाजी और चमचागिरी में आ जाता है। पहले के ज़माने में निसंकोच निर्विरोध लोग तारीफ किया करते थे। बचपन में घर में माता पिता तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होशियार है, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता है। स्कूल में टीचर तारीफ करते थे, बड़े हुए तो कॉलेज में कुछ शिकायत और कुछ तारीफ हुआ करती थी। फिर नौकरी में तो कहीं तारीफ मिलती है कहीं शिकायत, तो ये आम बात है। अच्छे काम की, अच्छे व्यवहार की, अच्छे सर्विस की और अच्छे समाज की हमेशा तारीफ होनी चाहिए, दिल से की जानी चाहिए। अक्सर शिकायत हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तारीफ करने में संकोच कर जाते हैं। तो भाई हमने तो ये कहा ही था कि तारीफ करें ज़रूर, लेकिन साथ साथ स्वस्थ आलोचना भी करें, ताकि स्वस्थ आलोचना से आपका मार्गदर्शन होता है। जैसे मैं आपकी तारीफ ही करती रहूँगी पूरे कार्यक्रम में तो जाहिर सी बात है कि नहीं अच्छा लगेगा। तो हम एक दूसरे की आलोचना भी करें तो हमारा विकास होता है। वैसे ममता जी, तारीफ को हमेशा एक गिफ्ट के रूप में लेना चाहिए। इसे रिजेक्ट करने का मतलब है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। अगर आपकी कोई तारीफ करे तो धन्यवाद ज़रूर कहिए। फिलहाल हम धन्यवाद कह रहे हैं श्रोताओं को और आपको भी।
एक हमारे साथी लिखते हैं, मुझे तो कोई भी कभी भी तारीफ नहीं किए हैं, सिर्फ मेरा बेटा बीच बीच में आकर पकड़ कर कहता है माँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि तब मैं खाना बनाने में दूसरे काम में व्यस्त रहती हूँ, बाल में पसीना, साड़ी अस्त व्यस्त रहती है, तो भी वो बच्चा तारीफ करता है, मैं हंसती हूँ। ये जो रिश्ता होता है ना माँ बेटे का, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा रिश्ता होता है ना। और माँ भी एकदम भाव विह्वल हो जाती है, ममता से भर जाती है और गले लगाकर जाहिर सी बात है अपने संतान की भी तारीफ करती है। तो संतान अपने माँ की तारीफ, माँ बेटे की तारीफ, ये तारीफ बड़ी अलग तरह की होती है। लेकिन जो हम घर से बाहर निकलते हैं, समाज में जो तारीफ प्रशंसा मिलती है वो उसकी बात अलग होती है। अब हम अपने इस विषय पर आते हैं। सखी विशेष के अंतर्गत आज हमने शामिल किया है कन्नड़ लोक गायिका को। कन्नड़ लोक गायिका सुक्री बोम्मागौड़ा के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। सुक्री बोम्मागौड़ा का जन्म 1937 में कर्नाटक के अकोला बादीगिरी में हुआ था। बोम्मागौड़ा को संगीत की शिक्षा उनकी माता ने दी थी। उन्होंने बोक्कालुगा जनजाति के पारंपरिक संगीत और गीतों को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बोक्का कालिका जनजाति के संगीत को उन्होंने धरोहर की तरह संजोया। हलक्की वोक्कालिगा जनजाति के पारंपरिक संगीत और गीतों को संरक्षित करने का कार्य किया। उन्होंने अपनी जनजाति के सदस्यों को पारंपरिक गीत और संगीत सिखाया। उन्हें हलक्की की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। बोम्मागौड़ा ने जनजातीय गीतों को एक बड़े संग्रह को संरक्षित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और कर्नाटक जनपद अकादमी ने इन गीतों को रिकॉर्ड कर अनुवाद करने और संरक्षित करने के कार्य में सुक्री बोम्मागौड़ा की बहुत ज़्यादा मदद मिली। कमाल की बात यह है कि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने साक्षरता अभियान चलाया, खासकर महिलाओं की शिक्षा के लिए। उन्होंने बहुत सारे सराहनीय कार्य किए। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र में शराब जैसी चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए अभियान चलाया। उनके सराहनीय कार्यों के मद्देनजर उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1988 में स्वदेशी जनजातियों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कर्नाटक सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया। वर्ष 1999 में उन्हें जनपद श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2006 में कन्नड़ विश्वविद्यालय द्वारा नादोजा पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2006 में संदेशा कला पुरस्कार और अल्वा नुदीसिरी पुरस्कार प्रदान किया गया। और वर्ष 2017 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और बोम्मागौड़ा का संगीत में उनके योगदान का उल्लेखनीय स्थान रहा है। और कर्नाटक मिडिल स्कूल के पाठ्यपुस्तक में भी उनका वर्णन किया है। हाल ही में यानी 13 फरवरी 2025 को उन्होंने अंतिम सांस ली। हम उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और श्रोताओं की टिप्पणियां भी कुछ आई हैं। जो एक श्रोता ने लिखा है कि सुक्री बोम्मागौड़ा भारत के कर्नाटक के अकोला में हलाक्की वोक्कालिका जनजाति से संबंधित एक लोक गायिका है। उन्हें कला में उनके योगदान और पारंपरिक आदिवासी संगीत को संरक्षित करने के उनके काम के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया था। और हमारे एक साथी लिखते हैं, हम सखी सहेली में आप दोनों की तारीफ करते हैं, आप बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। शुक्रिया। और हमारे ये भी एक सखी ने लिखा है, ममता जी आज तो हमने गीत माला की भी तारीफ की क्योंकि वो प्रोग्राम था ही इतना अच्छा। अब यदि सखी सहेली भी अच्छा लगा तो करेंगे तारीफ। आप दोनों की फिलहाल बहुत प्यारा गीत था, मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल। और आपने कहा था कि शुक्रिया ज़रूर कहें, तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें श्रोताओं की आलोचना भी हम सिर आंखों पर लेते हैं और उनकी आलोचना से हमारा भी मार्गदर्शन होता है। हम चाहे जितने लंबे दौर से हम काम कर रहे हो, लेकिन हमें मार्गदर्शन चाहिए होता है हर दौर में। संत कबीर दास का दोहा में याद आता है ना, निंदक नियरे राखिए, वो बस हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे एक मैं रोक नहीं पा रही, एक कमेंट बहुत प्यारा लिखा हमारे सखी ने, सखी सहेलियों को शुभ दोपहर, अभी अभी विषय सुना तारीफ का तो रोक नहीं पाई अपने को। मेरी बेटी मुझे हर प्रयास में तारीफ करती है, उसका ये उत्साहवर्धन मेरे लिए एक वरदान है। मैं और लगन से कार्य में जुट जाती हूँ। माँ होकर बेटियों को उत्साहित होती हूँ। मेरी बेटियां मेरा वरदान है। क्या बात है। ये तो अक्सर होता है। और
अब जब तारीफ करते हैं, जब कोई अचानक साड़ी पहन कर आए, कोई अलग तरह की साड़ी पहन के आए, तो हम तारीफ किए बिना नहीं रह सकते हैं। दफ्तर में कोई जब महिला आती है और मतलब रोज़ाना की ज़िंदगी से अलग कुछ पोशाक है साड़ी, तो कहते हैं कि अरे वाह क्या बात है, आज तो आपने साड़ी पहनी, बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि ये पारंपरिक पोशाक है, सभी हमें नहीं लगता कि किसी भी महिला को साड़ी पहनने में ऐतराज़ होता होगा। सभी महिलाओं को साड़ी पहनना बड़ा अच्छा लगता है, ख़ास मौके पर साड़ी तो पहनते ही हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी में भी पहनी जाती है। गाँव कस्बों में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाएं साड़ी ही पहनती हैं। आपको याद होगा हमारी माँ भी सिर्फ साड़ी ही पहनती थी। हमने कभी उन्हें सूट में, सलवार सूट में देखा ही नहीं, या किसी और परिधान में, सिर्फ साड़ी में ही उनकी छवि याद आती है। यानी हमारी माँ की जो कल्पना है उसमें हम आंख मूंद कर बैठते हैं तो सिर्फ साड़ी में ही माँ दिखती है ना। और अब जो पुराने ज़माने के लोग हैं, दादी, चाची या माँ, वो लोग कहती हैं कि अब तो पता ही नहीं चलता कि माँ कौन है, बेटी कौन है। दोनों बहनें जैसी लगती हैं, या बेटा और माँ भाई बहन जैसे लगते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में साड़ी पहन के जो गरिमावान चेहरा होता था वो अलग ही होता था। बहरहाल अब माहेश्वरी साड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें अपने श्रोताओं को। हमारे एक साथी कह रहे हैं ममता जी कि माहेश्वरी साड़ियाँ महेश्वर का वैभव और गौरव है। माहेश्वरी साड़ी अपने अनूठी ज्यामितिक और नक्काशीदार डिजाइनों और रंग संयोजनों से सुसज्जित राजसी वैभव और आन बान का प्रतीक है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वरी साड़ियों का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। होलकर राजवंश की शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में सन 1767 में इस कुटीर उद्योग की स्थापना की थी। और अहिल्याबाई ने सूरत, हैदराबाद, मांडू और भारत के अन्य शहरों से बुनकर परिवारों को यहाँ लाकर बसाया था। उन्हें घर और व्यापार की सुविधाएं दी। यहाँ पहले केवल सूती साड़ियाँ ही बनाई जाती थी, लेकिन बाद में उच्च गुणवत्ता वाली सिल्क साड़ियाँ भी बनाई जाने लगी। यहाँ पर गर्भ रेशमी साड़ियों को एक अनूठी तकनीक से तैयार किया जाता था, जिसमें रेशम और कपास को एक साथ बुनकर एक हल्का और आरामदायक कपड़ा बनाया जाता था। गर्भ रेशमी यानी उच्च गुणवत्ता वाला रेशम, जिसमें रेशम के कीड़ों की एक विशेष नस्ल के कोकून से उन्हें प्राप्त किया गया था। और गर्म रेशमी साड़ियों को माहेश्वरी साड़ियों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये रेशमी साड़ियों ने। और भी कुछ जानकारी आपके पास है तो बताइए हमारे श्रोताओं को। वे हैसियत और विलासिता का प्रतीक थी, जो होलकर राजवंश की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती थी। और हमारे बहुत सारे साथी भी इस विषय पर कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं कि महेश्वरी साड़ियाँ पुरातन काल से राजघराने और कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। सम्मान और आतिथ्य के प्रतीक के रूप में यहाँ आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को उपहार स्वरूप भी ये साड़ियाँ दी जाती हैं। और हमारी एक सखी ने लिखा है कि चमकीली जरी से सजी माहेश्वरी साड़ी रेहवा सोसाइटी, माहेश्वरी हथकरघा साड़ी बुनकर सोसाइटी माहेश्वर में करघे, माहेश्वर 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र रहा है। माहेश्वर भारत की बेहतरीन हथकरघा कपड़ा परंपराओं में से एक का घर है। ये रंगीन माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई के केंद्र के रूप में विख्यात है। माहेश्वरी साड़ी एक सूती और शुद्ध रेशमी कपड़ा है जिसे जरी या ब्रोकेट के साथ विभिन्न डिजाइनों में बुना जाता है। इन डिजाइनों में धारियां, चेक और फूलों की बॉर्डर शामिल है। मध्य प्रदेश के माहेश्वर शहर से आने वाली माहेश्वरी कपड़े का इस्तेमाल मुख्य रूप से दुपट्टों और शलवार कमीज के लिए ड्रेस मटेरियल के अलावा माहेश्वरी साड़ियों को डिजाइन करने में किया जाता है। एक हमारी सखी ये कहती है कि असली माहेश्वरी साड़ी रेशम और कपास के मिश्रण से बुनी जाती है, जिससे इसे एक अलग बनावट मिलती है जो हल्की और चमकदार दोनों होती है। कपड़ा आमतौर पर छूने में मुलायम होता है, जिसमें साड़ी में बुने गए रेशम के धागों से एक हल्की चमक आ जाती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि साड़ी की मुझे इतनी समझ नहीं है, पत्नी को दुकान पर ले जाना है और हाँ में हाँ मिलाकर साड़ी की पेमेंट कराने तक का ही मेरा कर्तव्य है, जिसका मैं हमेशा से पालन करता आया हूँ। महेश्वर इंदौर से थोड़ी दूर पर है। 2 साल पहले हम अपने समधी के परिवार के साथ घूमने गए थे। वहीं हमने बुनकरों को साड़ी तैयार करते हुए देखा था, उनकी कार्यशैली को समझने का प्रयास किया था। पत्नी से भी कहा था लेने के लिए, पर उन्होंने इतनी बहुत सारी पड़ी है कहकर मना कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत लकी है आप कि आपकी पत्नी जी ने कह दिया कि नहीं बहुत सारी पड़ी है, नहीं तो सामने से अगर कोई
दे तो ले ही लेती है महिलाएं। माहेश्वरी साड़ी एक पारंपरिक भारतीय साड़ी है जो मध्य प्रदेश के माहेश्वर शहर में बनाई जाती है। ये साड़ी अपने अनोखे डिजाइन और रंगों और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इसकी विशेषता इन्होंने लिखकर भेजी कि अनोखा डिजाइन होता है, इसके बहुत सारे पैटर्न और डिजाइन होते हैं। रंगों की बहार, माहेश्वरी साड़ी में विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है जो इसे आकर्षक और चमकदार बनाते हैं। बनावट, माहेश्वरी साड़ी की बनावट बहुत ही अनोखी है जिसमें जरी और रेशम के धागों का उपयोग किया जाता है। माहेश्वरी साड़ी एक पारंपरिक भारतीय साड़ी है जो मध्य प्रदेश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। साथ में लिखते हैं कि इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, पारंपरिक पोशाक भी है और महिलाओं की पसंद भी है। महिलाओं को ये साड़ी बहुत पसंद आती है और विशेष अवसरों पर ये साड़ी पहनी जाती है और सही आभूषणों के साथ अगर पहने तो वो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। माहेश्वरी साड़ी को सही आभूषणों के साथ पहने, जैसे कि जरी के आभूषण, हार और बाजूबंद, सही हेयर स्टाइल के साथ पहने। इन्होंने ये भी लिखा है कि माहेश्वरी साड़ी को सही हेयर स्टाइल के साथ पहने, जैसे कि बन, जूड़ा या खुले बाल रखकर पहने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी एक सखी है, असली माहेश्वरी साड़ी रेशम और कपास के मिश्रण से बुनी जाती है जिससे अलग बुनावट मिलती है। कपड़ा आमतौर पर छूने में मुलायम होता है जिसमें साड़ी में बुने हुए रेशम के धागों से एक हल्की चमक आ जाती है। और आपको याद होगा सोनाली जी कि जब हम छोटे थे तो बड़ी दीदी घर में या चाची या फिर भाभी लेके जाती थी दुकानों पर और साथ में साड़ी के फॉल की मैचिंग करवाती थी। घंटों लगता था और मैचिंग नहीं होती थी, हम लोग थक जाते थे, पैर दुखने लगते थे और वो लोग नहीं इसमें थोड़ा रंग हल्का है, थोड़ा गाढ़ा वाला रंग दिखा, और दुकानदार गाढ़ा दिखाता था। अब ये ज्यादा हो गया, अब इससे और हल्का। मुझे अब तक नहीं समझ में आया कि उसमें जो फॉल लगाया जाता था वो उस फॉल में अगर थोड़ा बहुत हेरफेर हुआ तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन परफेक्ट मैचिंग, प्रॉपर मैचिंग होती थी। और ये जो साड़ी और फॉल की मैचिंग है इससे बहुत ज्यादा ऊब भी होती थी, कई बार झुंझलाहट भी होती थी, लेकिन वो परफेक्ट कभी नहीं होता था। अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें, बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार।